अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था बोहर मॉडल के एप्लीकेशन को, जिसमें हमने रेडियस को किस तरह कैलकुलेट करना है और साथ में एनर्जी की कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे। तो ये चीजें हमने डिटेल से डिस्कस की। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिकली आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम 2-4 एमसीक्यूज वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला जो एमसीक्यू है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.12 एंगस्ट्रॉम, 4.76 एंगस्ट्रॉम, 8.46 एंगस्ट्रॉम, 10.12 एंगस्ट्रॉम। अब ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि रेडियस के लिए जो फाइनल इक्वेशन हमने मालूम किया Rn = n² मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये इक्वेशन है, इससे आपने रेडियस को मालूम करना है। अब यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए Rn सो R3 हो जाएगा। n² चूंकि थर्ड ऑर्बिट के लिए n जो है 3 है, तो 3² मल्टीप्लाइड बाई 0.529, 3 इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा R3 की वैल्यू 4.76 एंगस्ट्रॉम। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर भी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें। इलेक्ट्रॉन मूव्स फास्टर इन एन ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर रेडियस, लार्जर रेडियस, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। तो देखिए बेटा, जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे रेडियस के लिए, उसमें हमने रिलेट किया हुआ था किस चीज को, सेंट्रीपिटल फोर्स को और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिसके लिए इक्वेशन हमने एक लिखी थी कि mv² डिवाइडेड बाय r = ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। लेक्चर को देखकर वहां पर आपको पता चल जाएगा ये इक्वेशन कहां से आया हुआ है, डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ था। यहां पर इस इक्वेशन के लिखने का मकसद ये है कि अगर ये हम देखें, ये r और ये स्क्वायर ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ r रह जाएगा। मतलब ये है कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ v के स्क्वायर को, v² के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होने से वेलोसिटी वो कम पड़ जाएगी, अगर रेडियस डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विल मूव फास्टर इन एन ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर रेडियस। जितना रेडियस कम होगा उतनी जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। द वैल्यू ऑफ वैक्यूम परमिटिविटी इज डैश c² पर जूल पर मीटर। अब बेसिकली ये एक इंफॉर्मेटिव किस्म का एमसीक्यू है, लेकिन पेपर में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाज़ औक़ात ये वैल्यूज जो है आपने याद रखनी पड़ती है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 6.6, 10⁻⁻34, 1.907 × 10⁻10, 8.85 × 10⁻−12। ये दोनों वैल्यूज भी जानी पहचानी है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, दिस इज जो है ये जो वैल्यू है ये 6.626 × 10⁻−34 ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, और जो परमिटिविटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻−12। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एन इलेक्ट्रॉन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस possesses काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ नन ऑफ दिस। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो न्यूक्लियस के गिर्द जो है घूमता है, जो कॉन्सेप्ट दिया था बोहर ने फिक्स सर्कुलर पाथ में, बोहर कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर लें, इसके पास दो एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्यों है? क्योंकि ये मूव कर रहा है, सो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्यों है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के साथ चूंकि ये इंटरेक्ट कर रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो फिर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहां पर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस, तो मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके पास ये एग्जिस्ट करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
प्रोटॉन इज डैश टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। अब ये भी एक इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू है जो कि आपने याद रखना है। 1836, 736, 1936, 1636। तो बेसिकली जो प्रोटॉन होता है ये हेवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन, एंड राउंड अबाउट 1836 टाइम्स जो है ये बहुत ज्यादा है। 1836 टाइम्स ये इलेक्ट्रॉन से ये हेवी होता है, जिसके मास को हमने मालूम भी किया हुआ था। इलेक्ट्रॉन के लिए 9.11 × 10 पावर -31 और -31 kg या -28 ग्राम, और प्रोटॉन के लिए 1.6 × 10 पावर -24 ग्राम, जो ऑलमोस्ट 1 AMU के बराबर है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इन कूलम्स लॉ द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K। आपने देखा होगा कि जो हमने डिस्कस किया था, तो K कांस्टेंट की बात हो रही इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो हमने डिस्कस की हुई थी इन डिटेल। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो सर्कुलर पाथ में ये रोटेट कर रहा है, जिस तरह हमने रेडियस में वो कैलकुलेशन में डिस्कस किया हुआ था। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, इसकी बात हो रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स व्हिच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये इलेक्ट्रॉन को जो कंपेलिंग फोर्स मिल रहा है कि ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करे, ये किस वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, कोलम्बिक फोर्स की वजह से, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको हम यहाँ पर कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को कि ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।